दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हालांकि एग्जाम्पल काफ़ी फ़नी है लेकिन ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे आप। देखो, एक तरफ है सलमान खान, दूसरी तरफ है शाहरुख खान। अब हम जानते हैं कि दोनों बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं। दोनों के पास बहुत पैसा है, फ़ैन फॉलोइंग है। अब इन दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने की रेस लगी हुई है। सलमान खान की फ़िल्म अगर 500 करोड़ कमाती है तो एसआरके ये सोचता है कि मेरी फ़िल्म कैसे 550 करोड़ कमा सके। और अगर एसआरके की फ़िल्म 550 करोड़ कमा लेती है तो सलमान खान ये सोचता है कि कैसे मेरी फ़िल्म 600 करोड़ को कमा सके। तो ये रेस चलती रहती है दोनों के बीच में। कभी सलमान आगे आता है, कभी एसआरके आगे आता है। अब बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो सलमान खान को सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो शाहरुख खान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ एक्टर्स हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे, जिन्हें अपने काम से मतलब है सिर्फ। वो ये जानते हैं कि सलमान और एसआर के दोनों बहुत बड़े एक्टर हैं और अगर हमें आगे निकलना है, हमें कुछ ज़िंदगी में करना है, तो दोनों को साथ में लेके चलना होगा। और अगर हम किसी एक की साइड ले लेते हैं तो फिर दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे नवाजुद्दीन ने सलमान की साइड ले ली तो फिर वो एसआरके के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तो नवाजुद्दीन ये कहते हैं कि मैं दोनों की साइड में हूँ, सलमान का भी दोस्त हूँ, एसआरके का भी दोस्त हूँ। मैं सलमान के साथ बजरंगी भाईजान फिल्म भी करूँगा और एसआरके के साथ में रईस फिल्म को भी करूँगा। बस यही है नॉन अलाइंड मूवमेंट। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था ना, तो दुनिया के सामने दो बड़ी ताकतें आई थीं। एक थी यूएसए और दूसरी थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बहुत सारी कंट्रीज़ का ग्रुप था और इनका हेड था रशिया। अब इन दोनों कंट्रीज़ में एक दूसरे से आगे निकलने की रेस शुरू हो गई। एक हथियार बनाता तो दूसरा और ज़्यादा हथियार बनाता, एक सैटेलाइट को भेजता तो दूसरा भी सैटेलाइट को भेज देता। और पूरी दुनिया इन दोनों देशों के साथ में जुड़ने लगी। यूएसए फॉलो कर रहा था कैपिटलिज्म को और सोवियत यूनियन फॉलो कर रहा था कम्युनिज्म को। ये दोनों अलग अलग आइडियोलॉजीज़ थीं। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था। थोड़ा सा बता देता हूँ। कैपिटलिज्म वो होता है जो प्राइवेट कंपनीज़ को सपोर्ट करता है। वो ये कहता है कि सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए और सरकार की कम से कम इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बिज़नेस में। सरकार का काम नहीं है बिज़नेस को करना। लेकिन कम्युनिज्म ये कहता है कि कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा, हर चीज़ में सरकार की इन्वॉल्वमेंट होगी। जैसे आप चाइना में देखते हैं, चाइना में हर चीज़ के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है। अब इस तरह से क्या हुआ, दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगी। कोई सोवियत यूनियन को ज्वाइन करता था, कोई अमेरिका को ज्वाइन करता था। अब मैं आपको बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ना, तो सभी कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। तो ऐसे में कई सारे देश आज़ाद हो गए। जैसे हिंदुस्तान ग़ुलाम था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था, उससे अपना देश ही नहीं संभल पा रहा था। तो इन लोगों ने क्या करा, कंट्रीज़ को फ्री करना शुरू कर दिया। अफ्रीका में, एशिया में कई सारे देश आज़ाद हुए। अब हिंदुस्तान जैसी कंट्रीज़ को इस बात का ख़तरा था कि अगर हमने दोबारा से किसी एक देश को ज्वाइन कर लिया, किसी एक कंट्री को ज्वाइन कर लिया, तो हमारी आज़ादी फिर से छिन जाएगी। इतनी मुश्किल से तो हमें ये आज़ादी मिली है, फिर से हम लोग ग़ुलाम बन जाएंगे, किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी एक आइडियोलॉजी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप इंडिपेंडेंटली कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए नॉन अलाइंड मूवमेंट को बनाया गया, जहाँ पर यह कहा गया कि हम दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम एक बीच का रास्ता अपनाएंगे। आप दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। चलिए मैं आपको फ़ीचर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला फ़ीचर है कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पावर ब्लॉक से अलाइन नहीं होंगे हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। दूसरा फ़ीचर है कि हमारा देश है तो हमारी आर्मी भी होगी, हमारे अपने हथियार होंगे। हमें आपकी आर्मी की, आपके हथियारों की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि हमने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया है, इसीलिए हम इंडिपेंडेंटली इंटरनेशनल डिसीजंस को ले सकते हैं। हमने किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में हमारा कोई भी रोल नहीं होगा। हम पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में, लेकिन हमारे ऊपर किसी भी कंट्री का कोई भी प्रेशर नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट होंगे। और ये मूवमेंट सपोर्ट करता है सभी लोगों की फ्रीडम को, जस्टिस को।
दोस्तों मैं आपको बताऊं, इंडिया और चाइना का ना 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है पंचशील। पंचशील नाम इसीलिए है क्योंकि इंडिया और चाइना ने 5 प्रिंसिपल्स पर एग्रीमेंट किया था। 5 पीसफुल प्रिंसिपल्स पर एग्रीमेंट किया था ताकि चैन, सुकून, शांति आ सके। अब आप कहेंगे सर हम तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इंडिया और चाइना कहाँ से आ गया? देखिए 1954 में इंडिया और चाइना ने जो पंचशील एग्रीमेंट किया था ना, वही एग्रीमेंट नॉन अलाइंड मूवमेंट्स के गाइडलाइंस बना था। बात आ रही है समझ में? मैंने इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो। जो उसके प्रिंसिपल्स थे पंचशील एग्रीमेंट के, वही बाद में जाकर नॉन अलाइंड मूवमेंट की गाइडलाइंस बने। पंचशील के प्रिंसिपल्स को जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात आप लोग याद रखना कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो गाइडलाइंस आई हैं वो पंचशील एग्रीमेंट से आई हैं, और पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था 1954 में। अब बात करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी कॉजेज़ हैं ना जिनसे वॉर हो सकता है, उन्हें हमें ख़त्म करना होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अभी नए नए देश आज़ाद हुए हैं, ठीक से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाए हैं, उन कमज़ोर देशों की फ्रीडम को हमने प्रोटेक्ट करना होगा। इसके अलावा हमने कॉलोनियलिज़म, इम्पीरियलिज़म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करना होगा। कॉलोनियलिज़म या फिर इम्पीरियलिज़म का मतलब है कि कोई ताकतवर देश किसी कमज़ोर कंट्री के ऊपर जाकर कब्ज़ा कर लेता है और फिर उसे एक्सप्लॉइट करता है, जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कब्ज़ा किया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, स्किन कलर को लेकर जो भेदभाव होता है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में गोरे लोग काले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव था कि हमने सभी स्टेट्स को इक्वली ट्रीट करना होगा, कोई छोटी या बड़ी कंट्री नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। टू इंकरेज फ्रेंडली रिलेशंस अमंग कंट्रीज़, सभी के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बने ताकि सभी लोग आगे बढ़ सकें। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ख़त्म हो सकें और दुनिया में सुख, चैन, शांति, सुकून आ सके। लड़ाई झगड़ा और न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ का अपोज करने का भी ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था ताकि दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो सके और दुनिया में कोई अपनी मनमानी ना करे। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस को मजबूत करने का भी ऑब्जेक्टिव था नॉन अलाइंड मूवमेंट का। इसके अलावा ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी ऑब्जेक्टिव था। दोस्तों जब लड़ाई होती है ना तो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो चाचा नेहरू और उनके साथी एनवायरनमेंट को भी बचाना चाहते थे। इसके अलावा NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को भी बिल्ड किया जाए। ये एक प्रपोज़ल था जिसे डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था। डेवलपिंग कंट्रीज़ माने जो कंट्री डेवलप हो रही है, जैसे इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, नेपाल, ये सभी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? डेवलप कर रही हैं, डेवलपिंग है। तो इन सब कमज़ोर देशों ने ये अपील करी कि इक्विटी, इक्वालिटी और जस्टिस होनी चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स में। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है चिंटू एक बिज़नेस कर रहा है, तो अब आप चिंटू को इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपका दोस्त है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव था नॉन अलाइंड मूवमेंट का कि सभी देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लीडर्स ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को बनाया है, और इन सभी लीडर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है चाचा नेहरू का। उम्मीद है दोस्तों आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट समझ में आ गया होगा। आपका तो कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड वाला चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। हमारी वीडियोस अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको ICSE के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।